That's Mike. News at 9. ईरान बनाम इजराइल अमेरिका संघर्ष का आज 19वां दिन है। पिछले 24 घंटों में तनाव और बढ़ा है। तेहरान में इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी को आक्रोशित भारी भीड़ के बीच सुपुर्द ए खाक किया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इन मौतों का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज किए हैं, जिसमें तेल अवीव के पास रामत गान इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई और कुल इजरायली मौतों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। इजराइल ने लेबनान के मध्य बेरूत में हिजबुल्ला ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए और 24 घायल हुए। ईरान ने खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी रखे हैं। यूएई के अल मिनहाद एयरबेस के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सऊदी अरब ने रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके और प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास हमलों को रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को जल्द समाप्त कर सकता है। ईरान में जारी युद्ध के बीच वैश्विक तेल सप्लाई में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रूस का एक बड़ा ऑयल टैंकर जो पहले चीन जा रहा था, अब अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर आ रहा है। एक्वा टाइटन नाम का यह जहाज बाल्टिक सागर से रवाना हुआ था और चीन के रिजाओ पोर्ट पहुंचना था, लेकिन साउथ चाइना सी से ही इसने दिशा बदल ली। अब यह 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा। दरअसल ईरान में तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट से आने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। इसी बीच अमेरिका ने भारत को कुछ समय के लिए रूस से ज़्यादा तेल खरीदने की छूट दी है। इसके बाद भारत ने एक ही हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद लिया है। अब स्थिति यह है कि भारत की ज़्यादातर बड़ी रिफाइनरियाँ रूसी तेल पर निर्भर हो गई हैं। यही वजह है कि कम से कम 7 टैंकर जो पहले चीन जा रहे थे, अब भारत का रुख कर चुके हैं। जोजू एन नाम का एक और टैंकर भी अब गुजरात के सिक्का पोर्ट की तरफ आ रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अपनी सख्त नीति के तहत एक नई स्वैच्छिक निर्वासन योजना को बढ़ावा दिया है, जिसमें गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों को अपने देश वापस लौटने पर मुफ्त हवाई यात्रा और $2600 का एग्जिट बोनस दिया जा रहा है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के इस प्रोजेक्ट होम कमिंग या सीबीपी होम ऐप के जरिए पंजीकरण करने वाले गैर अपराधी अवैध प्रवासियों को यात्रा की पूरी सुविधा, जुर्माने में छूट और नकद प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वे बिना गिरफ्तारी या हिरासत के सामान्य यात्री की तरह देश छोड़ सकें। इस अभियान के प्रचार पोस्टों में भारत के ताजमहल, चीन और कोलंबिया के प्रमुख स्थानों की तस्वीरें शामिल की गई हैं, जिससे विशेष रूप से भारतीय, चीनी और कोलंबियाई प्रवासियों को लक्षित किया गया है। यह उन हजारों भारतीयों के लिए प्रासंगिक है जो H-1B या अन्य वीजा नियमों के तहत अमेरिका में हैं, लेकिन कुछ अवैध स्थिति में फंस सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के क्वेटा, कोहाटा और रावलपिंडी में रूडिमेंट्री ड्रोन हमले किए, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मलबे से क्वेटा में 2 बच्चे घायल हुए तथा कोहाटा और रावलपिंडी में कुछ नागरिकों को चोटें आई हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे रेड लाइन पार करने वाला बताया। जवाब में पाकिस्तानी बलों ने अफगानिस्तान के कंधार और अन्य स्थानों पर सैन्य ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी हवाई हमलों में काबुल के ओमार एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए और 250 से अधिक घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि हमले केवल आतंकी ठिकानों और टीटीपी से जुड़े सैन्य इंस्टॉलेशन पर थे, किसी नागरिक सुविधा पर नहीं। इस बीच अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले अल्लाह गजनफर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने काबुल में अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले की तीखी निंदा करते हुए कहा है कि गरीबों के इलाज की जगह को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इतिहास दोहराया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही उन्होंने भारत को अफगानिस्तान का सबसे करीबी और सच्चा दोस्त बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की, ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।